Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. अगर आपकी लाइफ में इतने सपोर्टिव हस्बैंड नहीं होते तो आपका जर्नी कैसा होता? उसने हर चीज़ में मुझे पुश किया है, उसने मुझे मोटिवेट किया है, उसने मुझे सही और गलत में डिफरेंस बताया है। एक होता है ना, एक लड़के का सपोर्ट, एक लड़के का माइंड ज़्यादा पता होता है उसको, बिकॉज वो ना हमेशा बाहर रहा है, वो बॉम्बे रहा है, काफ़ी उसने दुनिया देखी है, तो मुझसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है उसको पता है। कैसा फैमिली का इमोशनल सपोर्ट कितना ज़्यादा होता है और कितना आपको फैमिली एक बैकबोन की तरह सपोर्ट करती है? दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। जब तुम्हारी फैमिली इतनी सपोर्टिव हो ना, तो तुम्हारी ग्रोथ ना अपग्रेड तो होती है, प्लस स्मूथ और हो जाती है। यू फील रियली कॉन्फिडेंट। मैं और अगर जेडी कभी ऐसी फ्री बैठी होते हैं ना, तो शी इज लाइक जाओ अपनी रील बनाओ, कुछ कंटेंट बनाओ। दीपिका क्या करती है अपने आप को काम रखने के लिए? मैं पार्टी करती हूँ, मैं अच्छे अच्छे गाने सुनती हूँ, मैं अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ। अगर मेरा मूड ऑफ है ना, तो मैं बस स्विगी या जोमेटो खोलूंगी और कुछ बढ़िया ऑर्डर करूंगी और अपना दिमाग कहीं और लगाती हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ। जब अगर कोई ब्रांड्स कोलैबोरेशन होता है, तब एक प्रेशर लगता है कि हाँ नहीं यार, उनको टाइमली कंटेंट देना है, तो उस टाइम बस एक प्रेशर वाली चीज़ है। जबकि वो भी यार ब्रांड्स कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे कमाएंगे और कैसे करेंगे। मैं सच में तो मैं लाइफ में हमेशा ना पॉजिटिव रही हूँ। मैंने ये नहीं सोचा इफ डजंट वर्क, मैंने ये सोचा व्हाट इफ इट वर्क्स। Hello, welcome to Edge Talks. I'm your host Harman today, and we have very special person with us. Our guest today is someone who truly understands the power of visual storytelling. She is a makeup artist. She is a content creator. She is also a travel vlogger. Without taking no more time, I would like to invite Deepika Goel. Hi Deepika, how are you? Hi, I'm good. How are you? Very good. So, how is your feeling today? First of all, thanks for having me. I'm really excited to be here, but you know, थोड़ी सी nervousness है because obviously it's my first time. But I'm looking forward. सो दीपिका, हम स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली चाइल्डहुड से। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि बचपन में आप कैसे थे, कैसा था आपका बचपन, बताओ मुझे थोड़ा सा। So I come from a nuclear family. काफ़ी सिंपल चाइल्डहुड था। इट्स नॉट लाइक कि यू नो कोई इमोशनल टच है मेरी बचपन की कहानी में या कुछ भी ऐसा। नॉर्मल स्कूल गए, बड़े हुए, कॉलेज गए, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली ओनली, सो ऑल गुड। तो जब आप स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में थी, तब आपने सोचा था कि आप इतनी क्रिएटिव फील्ड में जाओगे? टू बी ऑनेस्ट नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैं अपनी लाइफ में हमेशा से आई जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। बट हाँ, बचपन में जैसे कभी होता है ना, ये कभी नहीं सोचा था कि मैंने कभी कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हमेशा से था कि हाँ, मेरे को एयर होस्टेस बनने का था पहले, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ी हुई, बस ऐसी जो जो समझ आता रहा मैं करती गई लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये करना है या वो करना है। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मतलब आपका ड्रीम उस टाइम एयर होस्टेस बनने का था? हाँ। और भी कुछ सोचा, कभी सोचा था कि बॉलीवुड भी जाना है, मूवीज करनी है, नहीं। कुछ ऐसा भी था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था बॉलीवुड मूवीज़ के लिए या कुछ। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे आई डिड म्यूज़िक एल्बम, तो थोड़ा बहुत एक्टिंग था, करने का शौक था उस टाइम, बट ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे बॉलीवुड मूवी में जाना है। सो से आपने बताया कि आपने सॉन्ग्स किए हैं, सॉन्ग्स, मेकअप, और फिर एमएनसी में एंट्री। एमएनसी में आप कैसे सिलेक्ट हुआ और क्या था वो? सो मैं बताती हूँ, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ ना, सो आई वॉज लिटिल क्लूलेस कि अब मैं मुझे क्या करना है, बिकॉज मैंने जर्नलिज्म, आई वॉज डूइंग जर्नलिज्म, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई वॉज लिटिल क्लूलेस कि मुझे क्या क्या करूँ अब। तो समबडी सजेस्टेड मी कि एक इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जस्ट go and give your interview, and वहाँ पे I got selected, and then I worked in an MNC for about 1.5 years. एंड देन जब मैं जॉब कर रही होती थी ना, तो मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब होती थी, एंड सैटरडे संडे ना मैं शूट्स करती थी। मतलब जैसे उस टाइम ना टिकटॉक बहुत चलता था, इंस्टाग्राम पे आई यूज टू पोस्ट पिक्चर्स एंड ऑल, तो काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बुलाया एंड दे स्टार्टेड डूइंग मेकअप ऑन मी। तो मुझे मेकअप में उस टाइम इंटरेस्ट काफ़ी स्टार्ट हुआ, एंड देन आई वाज लाइक यार ये जॉब इट्स नॉट मेंट फॉर मी। तो बस मैंने कोर्स लिया, आई सेव माई मनी, एंड देन मैंने एक कोर्स किया कहीं से, एंड देन उसके बाद बस ये जर्नी स्टार्ट हुई। सो जैसे आपने बताया कि आपको बहुत सारे बड़े मेकअप आर्टिस्ट ने भी उस टाइम हाँ, कांटेक्ट किया, बिल्कुल। स्वाति वर्मा ने, या स्वाति वर्मा, पूजा खुराना, खुराना। यस। सो हाउ वाज दैट फीलिंग, कैसा फील होता था उस टाइम पे? यार उस टाइम
मैं सच बताऊं उस टाइम स्वाति वर्मा, पूजा खुराना, दे वर ऑल्सो लाइक बडिंग आर्टिस्ट, क्योंकि मैं ये तब की बात बता रही हूँ, इट वॉज अबाउट 2017-2018 की बात। तो उस टाइम ये भी ग्रो कर रहे थे, इनकी भी अकेडमी, इनकी भी मेकअप मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, ये भी मुझ पे शूट्स करके अपना पोर्टफोलियो बना रहे थे। तो उस टाइम नहीं ऐसा वो लगता, बट उस टाइम हाँ मेकअप करवाना बहुत अच्छा लगता था। उनकी वैनिटी देख के मैं बहुत फैसिनेट होती थी कि यार इतना सारा मेकअप मुझे भी करना है, ये सब चीज़ें करके। तो काफ़ी ज़्यादा इस मेकअप में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ, एंड देन आई टुक अ कोर्स, एंड देन मैंने मेकअप स्टार्ट किया। एंड देन उसके बाद कोविड भी आ गया था बीच में, तो उसके बाद हमारे कोर्स का मतलब थोड़ा पॉज हो गया, एंड देन उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ, एंड देन उसके बाद मैंने जॉब भी करी है, बिकॉज ऑब्वियसली मेकअप के बाद मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करूँ, वैनिटी बना ली, अब क्या करूँ। ऑब्वियसली इतना उस टाइम पैसा नहीं था कि मैं अपना स्टूडियो खोल लेती, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जॉब करी एक सैलून में, उसमें आई वर्कड एज अ मैनेजर एंड अ मेकअप आर्टिस्ट। सो जैसे आप जॉब कर रहे थे, एक सिक्योर्ड एमएनसी की जॉब आजकल एक कॉर्पोरेट कल्चर में फुल सेटल्ड लाइफ होती है सबकी, तो उसके बाद आपने मेकअप कोर्स किया, सो कुछ ऐसा मन में था कि यार मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इफ इट डजंट वर्क सो व्हाट हैपेंड, क्या करूँगी मैं सच बताऊँ, मैं लाइफ में हमेशा ना पॉजिटिव रही हूँ। मैंने ये नहीं सोचा इफ डजंट वर्क, मैंने ये सोचा व्हाट इफ इट वर्क्स। तो फिर मैं हमेशा लाइफ में ऐसे पॉजिटिव रही हूँ, और यही सोच के मैंने रिस्क भी लिया, मैंने अपनी सारी सेविंग्स अपने कोर्स पे लगा दी। सो जब आपने ये जॉब छोड़ी, मेकअप आर्टिस्ट बने, फैमिली का क्या सपोर्ट था, कैसा था, आपके साथ खुश थे या नाराज हुए, या क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? नहीं, स्टार्टिंग में तो माई मॉम वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि यार तूने जॉब छोड़ दी है, और ऊपर से कोविड आ गया था उस टाइम, तो वो तो ऐसा फेज हो गया था कि जॉब भी छूट गई है, और लोगों का वर्क फ्रॉम होम मैं देख रही हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और मैं घर पे बैठी हुई हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब लॉकडाउन खुलेगा और मेरा मेकअप कोर्स कब स्टार्ट होगा। तो उस टाइम मम्मा काफ़ी थोड़ा अगेंस्ट थी, बट जब उन्होंने थोड़े टाइम देखा कि भाई मेरे को मेकअप बुकिंग्स मिल रही हैं, और लाइक आई एम गोइंग फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड ऑल, तो वो फिर मतलब सपोर्टिव हो गई इस चीज़ को लेकर। आपने बताया जैसे कि कोविड के टाइम पे काफ़ी कुछ स्लो हो गया था, बट स्टिल आपने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखा। डेफिनेटली मैं अपने भाई पे भी मेकअप करती थी, मैं अपनी Wow. बहन पे भी मेकअप करती थी। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि वो कहते थे चल हमारे पे कर ले, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली कोई नहीं आता था प्रैक्टिस के लिए कि वो, तो मेरे भाई बहन हमेशा आगे होते थे कि चल तू हमारे पर प्रैक्टिस कर ले। आपने अपनी लर्निंग को इतने अच्छे से कंटिन्यू रखा, जैसे आपने बताया कि अपनी सिस्टर पे, अपने ब्रदर पे वर्कआउट किया। सो एक सैलून में आपने एज अ मैनेजर एंड मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम भी किया वहाँ पे, वो प्रोफेशनली कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? वो प्रोफेशनली आई वुड से वो प्रोफेशनली चैलेंजिंग नहीं था, वो बहुत हेल्पिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि कैसे इस लाइन में लोग काम करते हैं। वो मेरे लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था, वो मेरे लिए एक इंटर्नशिप की तरह था वो, ठीक है। क्योंकि जब वो मैंने किया, मेरी फर्स्ट ब्राइडल बुकिंग मुझे वहाँ मिली, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, एंड देन उसके बाद एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद जाके मैंने अपना खुद का स्टूडियो खोला रजौरी गार्डन में, तो काफ़ी मुझे शेप किया है। फिर फ्रीलांसिंग से लेकर एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर और अब ट्रैवल ब्लॉगर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कितना इंस्पायरिंग लगता है, या जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो आपको अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है? कंटेंट क्रिएशन मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को टिकटॉक बनाना बहुत अच्छा लगता। मुझे कैमरा के आगे ना आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे अच्छा लगता है बात करना, अपनी फ़ोटोज़ लेना, वीडियोस बनाना, ये मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। तो कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं थी, बिकॉज जब मैं आई यूज़ टू टीच ऑल्सो, जब आई वॉज अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती थी, आई वॉज अ मेकअप एजुकेटर। बट हाँ, अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आई हैव बिल्ट माई ड्रीम लाइफ, जो मुझे चाहिए था वो मेरे पास सब कुछ है, आज है। तो यही अचीवमेंट मुझे लगती है कि जो मैंने सोचा था, नाउ इट हैज़ बिकम माई रियलिटी। एक इंसान जब मेहनत कर रहा होता है, पीछे उसकी फैमिली भी होती है, और फिर एज अ एल्डर डॉटर आपके घर में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रही होंगी आपकी। सच बताऊँ, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैं बिल्कुल एक केयरलेस बच्ची थी। मेरे को बस ये होता था, क्योंकि मेरे हमेशा ना भाई बहन छोटे थे, तो मैं हमेशा उन पे ऑर्डर करके रखती थी। तो मुझे कोई ऐसे नहीं था कि मेरा बड़ा भाई कुछ बोलेगा, मेरी बड़ी बहन कुछ बोलेगी, या कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ, मम्मा हमेशा से बचपन में स्ट्रिक्ट रहती थी, बट ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टचवुड मुझे ऐसी किसी पे चीज़ के लिए नहीं, मुझे बस मेरी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ आप एक ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं,
यस। तो ये जो ट्रैवलिंग का शौक है वो शुरू से था या बाद में आया, यंग होके आया, या बचपन से ही आप ट्रैवल करते थे? ट्रैवल व्लॉगिंग का मुझे इंटरेस्ट, एक्चुअली ट्रैवल का इंटरेस्ट मुझे ऐसे आया कि जब हम बचपन में हमारी समर वेकेशंस होती थी ना, तो मेरे मम्मी पापा हमेशा हर समर वेकेशन पे कहीं ना कहीं तो लेके ही जाते थे, चाहे वो कोई भी सिटी हो इंडिया की, मतलब उन्हें कोई ना कोई जगह एक्सप्लोर करवानी है। फॉर एग्जांपल वो कभी हम आगरा में ताजमहल देखने चले गए, फिर किसी समर वेकेशन पे हम चंडीगढ़ में वो पिंचोर गार्डन देखने चले गए, कभी हम अमृतसर में गोल्डन टेम्पल देखने चले गए। तो मतलब हर वेकेशन पे कुछ ना कुछ वो नया एक्सप्लोर कराते थे, कुछ ना कुछ नई सिटी देखने को मिलती थी, तो बस वहीं से ही मेरा ट्रैवल का कंटेंट बनाने का मन कर गया। हाँ। तो जब एक ट्रैवल व्लॉगर, एक कंटेंट क्रिएटर, फिर एक मेकअप आर्टिस्ट भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता होगा। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरा मेकअप, मैं आई एम जस्ट डूइंग फ्रीलांसिंग। मेरा जो स्टूडियो था, शादी के बाद हमने डिसाइड किया था वील शिफ्ट टू दुबई, तो मुझे वो अपना स्टूडियो बंद करना पड़ा। तो मुझे उसके बाद ये था कि आई विल डू फ्रीलांसिंग। मेरी फ्रीलांसिंग भी चल रही है एंड साइड बाय साइड मेरे जब हम घूमते हैं कहीं भी जाते हैं तो वो ट्रैवल कंटेंट, हम मेन हमारा फोकस होता है कि हम इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दे बताएं लोगों को। सो दीपिका, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या न्यूक्लियर फैमिली है, कैसे है आपकी फैमिली लाइफ, क्या है? सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 5, न्यूक्लियर फैमिली रही है हमेशा, मॉम डैड मैं मेरे भाई बहन, और अब मेरी शादी हुई है तो वो भी एक न्यूक्लियर फैमिली है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड। तो कैसा फैमिली का इमोशनल सपोर्ट कितना ज़्यादा होता है और कितना आपको फैमिली एक बैकबोन की तरह सपोर्ट करती है? They are very very supportive, like be it my in-laws, be it my parents, they are very supportive about everything. तो अगर जब तुम्हारी फैमिली इतनी सपोर्टिव हो ना तो तुम्हारी ग्रोथ ना अपग्रेड तो होती है, प्लस स्मूथ और हो जाती है, यू फील रियली कॉन्फिडेंट। वेरी गुड टू हेयर दैट कि आप फैमिली के लिए इतना पॉजिटिव सोचते हैं। नहीं तो आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज में भी रहना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं नहीं यार, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं। आजकल सब सिंगल रहने के जो यूएस में जैसा कल्चर है वैसा अडॉप्ट होने लग गया हमारे इंडिया में। इट्स गुड टू हेयर दिस। अपने हस्बैंड को सबसे पहले मिली, जैसा आपने बताया था हमें, तो कैसे मिली, कहाँ मिली, क्या था वो, कैसे हुआ ये कनेक्शन, ये थोड़ा बताना चाहेंगे आप? डेफिनेटली बताऊंगी मैं। सो कोविड खुला था उस टाइम, अक्टूबर में पार्टी थी बॉम्बे में, ठीक है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, हमारा कोई कनेक्शन नहीं था ऐसा। तो बाय चांस की बात है, उस टाइम वो आर्यन खान वाला केस चल रहा था एंड उस टाइम ना क्रूज वॉज सपोज टू सेल अराउंड लाइक 8 PM, बट वो ये सारे सीन के बाद वो सुबह 5 बजे सेल करी। और क्या हुआ था ना, उस टाइम ना हमें समझ नहीं आता यार, हम क्रूज़ पे आए हैं, बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, ये चल नहीं रही है। तो आई आज वन ऑफ माई फ्रेंड की यार ये पूछना, पता करिए कब सेल होगी, हम सुबह से बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है ये सीन, क्योंकि हमें पता ही नहीं था बाहर क्या चल रहा है, हम क्रूज़ में ही थे। तो उसने मुझे बोला कि यार मेरा ना एक फ्रेंड है, वो सारे इवेंट मैनेजर्स को जानता है, वो ही बता सकता है कि कब क्या होगा। तो मैंने बोला बुला, उसने बोला मेरा फ्रेंड है जेडी, वो ही बुला सकता है। मैंने कहा ठीक है पूछ। उसने ना उसे कॉल करा एंड देन ही केम, जेडी आया एंड उसने उसे पूछा कि क्या है, क्या सीन है क्या नहीं। उसने फिर बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, ये हो जाएगा, पार्टी होगी, पार्टी कैंसिल नहीं होगी, पार्टी तो होगी, होके ही रहेगी। एंड देन उसने और मतलब हम दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन यही हुआ कि उसने मुझे आउट ऑफ नोवेयर कॉम्प्लीमेंट किया, दैट शी वाज लाइक यू आर लुकिंग वेरी गुड, ऐसे कुछ भी कॉम्प्लीमेंट किया, ऐसे कुछ उसने बोला। एंड आई वाज लाइक कि यार ये एक अननोन बंदा मुझे ऐसे कैसे वो कर रहा है, एक रह जाता है ना एक लड़की के माइंड में। तो बस इतनी कॉन्वर्सेशन थी, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और मैं वहाँ से चली गई। एंड देन जब पूरी पार्टी ख़त्म हुई ना, उसके बाद आई वाज सिटिंग विद माई फ्रेंड एंड उसके बाद वो मेरे साथ आके अपने आप ही आके बैठ गया, ठीक है। एंड ऐसे ही पता नहीं कुछ कॉन्वर्सेशन हुई हमारी एंड देन वी फॉलोड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। सो कब आपको फील हुआ कि ही इज अ ट्रू बेटर हाफ? मुझे ये तब फील हुआ जब मैंने देखा कि मुझे उसके सामने कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इज़ स्टिल विद मी। तो उस टाइम मुझे लगा येस ही इज़ द वन। एंड उसने मेरे सिर्फ अच्छे टाइम पे ही रही, जब मैं 2023 में 2 बार मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी एंड ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज देयर फॉर मी। सो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू नो
पार्टीज और अच्छे टाइम के लिए तो तुम्हारे साथ कोई भी आ सकता है, बट जब तुम बेड रेस्ट पे और जब तुम हॉस्पिटलाइज्ड हो तब तुम्हारे साथ कोई हो ना, तो दैट इज योर पर्सन. देन आई रियलाइज कि या आई वांट टू So मैरी he दिस गाय. is a very supportive person. वेरी सपोर्टिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी केयरिंग. So ideal supportive partner का रोल आपके लिए कैसे जेडी ने फुलफिल किया? एक्चुअली उसका और मेरा माइंडसेट काफ़ी हद तक सिमिलर है. ठीक है, पहले ना ऐसे लोग कहते थे कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इट्स सेम माइंडसेट एंड सेम वाइब अट्रैक्ट्स द मोस्ट. तो मुझे यही लगता है कि उसने काफ़ी हर चीज़ों में मुझे सपोर्ट किया. बी इट माई मेकअप, उसने ही जब व्हेन आई गॉट कमिटेड विद हिम, तभी उसने मुझे बोला कि दीपिका चल एक तेरा मेकअप स्टूडियो खोलते हैं. उसने ही मुझे पुश किया. तो वो बहुत हर चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में मुझे ना पुश किया उसने लाइफ में, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर. तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. So इतने सपोर्टिव हस्बैंड है, काफ़ी कुछ उन्होंने आपके लिए किया जैसे आपने बताया. इन केस अगर आपकी लाइफ में इतने सपोर्टिव हस्बैंड नहीं होते तो आपका जर्नी कैसा होता? आई कांट इमेजिन एक्चुअली, क्योंकि उसने हर चीज़ में मुझे पुश किया है, उसने मुझे मोटिवेट किया है, उसने मुझे सही और गलत में डिफरेंस बताया है. एक होता है ना एक लड़के का सपोर्ट, एक लड़के का माइंड ज़्यादा पता होता है उसको, बिकॉज वो ना हमेशा बाहर रहा है, वो बॉम्बे रहा है, काफ़ी उसने दुनिया देखी है, तो मुझसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है उसको पता है. तो मैं हर चीज़, कुछ भी मुझे एडवाइस या कुछ भी मेरे को करना होता है ना, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं वो बात करती हूँ. तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर वो नहीं होता तो क्या ही होती मेरी लाइफ में कई बार बहुत टॉक्सिसिटी आ जाती है, कई बार हम लोग बहुत ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है हमारी लाइफ में. तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बीच में आपके हस्बैंड ने आपको कैसे सपोर्ट किया और आपको इतनी हेल्प कैसे करी कि आपने वो कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्डअप किया और हर चीज़ को आपने ऑन सोशल मीडिया प्रेजेंट कर रखा है? वो कैसे होता है वो इतना? सो टू बी ऑनेस्ट, जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसे ही होती है कि अगर मेरी कभी किसी से लड़ाई हो गई है, या कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कोई भड़का रहा है उसको आके, या कोई मुझे उसके बारे में बोल रहा है, तो ऐसे लोग बहुत हरकतें करी है लोगों ने हमारे रिलेशनशिप के बीच में. बट अगर जिसको तुम्हारे साथ रहना है ना, वो बाय हुक एंड क्रुक वो रहेगा, वो किसी की बातें, वो दुनिया की बातें नहीं सुनेगा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे ज़्यादा जानता है, दुनिया वाले नहीं जानते. तो आई थिंक उसने मुझे यही बोला कि जस्ट इग्नोर एंड जस्ट बी योर सेल्फ, तुझे जो सही लगता है तू कर. उसने मुझे हमेशा यही बोला, जस्ट बी योर सेल्फ, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम, कि जस्ट बी योर सेल्फ. सो ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन. Yeah. तो अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद ना करियर सेकेंडरी हो जाता है, बिकॉज इन लॉज का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर्स होते हैं. बट आपकी लाइफ में इन लॉज ने तो काफ़ी सपोर्ट किया है. Yes, definitely. वी हैव सीन लॉट ऑफ टाइम कि आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तो वो सपोर्ट है, वो ग्रोथ कैसे लाके दी उसने आपकी लाइफ में? काफ़ी गर्ल्स को लगता है कि अगर शादी हो जाएगी ना तो यार हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, दी एंड हो जाएगा, हमें सिर्फ घर संभालना पड़ेगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. शादी दी एंड नहीं होती, एक न्यू बिगनिंग होती है. एंड ऑब्वियसली तुम्हारे इन लॉज कितने सपोर्टिव है, कैसे होंगे, ये तुम्हें शादी से पहले ही देखना होता है. ठीक है, तो जब मैं और जेडी डेटिंग फेज पे थे, तो जब मैं शादी से पहले उसके घर जाती थी तो उसका घर का एम्बियंस मैंने देखा, एंड देन मुझे पता था कि मुझे ऐसी ही फैमिली चाहिए. एंड दे आर वेरी ओपन माइंडेड, दे आर वेरी सपोर्टिव अबाउट एवरीथिंग. इनफैक्ट अगर मैं कोई अपनी बिकनी में पिक्चर भी डालती हूँ ना, दे आर द फर्स्ट पर्सन. मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो फायर मेरे को रिएक्ट करती है, तो दे आर दैट सपोर्टिव. तो इनफैक्ट दे आर लाइक कि व्लॉगिंग करो, हम मैं और अगर जेडी कभी ऐसी फ्री बैठे होते हैं ना, तो शी इज़ लाइक जाओ अपनी रील बनाओ, कुछ कंटेंट बनाओ. सो हम फिर कब देख रहे हैं आपकी मदर इन लॉ को आपकी अपकमिंग रील्स में, आपके अपकमिंग व्लॉग्स में? शी इज़ लिटिल शाई एक्चुअली. तो मैं काफ़ी बार बोला भी है उनको, बट हाँ अब नेक्स्ट टाइम आप बोल रहे हो तो मैं उनको डेफिनेटली बोलूँगी कि मम्मा रील बनाओ मेरे साथ. अभी जैसे आपने र्यूमर्स की बात करी है ना, तो कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके बारे में कोई गलत बात बोलता है और आप सुनते हो पहली बार, तो आप बहुत सारे रिएक्शंस दे देते हो. कोई लोग गुस्से में आ जाते हैं, कई लोग चुप हो जाते हैं. तो दीपिका क्या करती है? मैं बहुत गुस्से में आती थी. जब अगर मैं 2-3-4 साल पुरानी पहले बात करूं, मैं पहले बहुत गुस्सा हो जाती थी. मैं कन्फ्रंट करने लग जाती थी कि तुम ऐसे मेरे बारे में कैसे बात करो. मुझे इतना अफेक्ट करता था. आई यूज टू क्राई. मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे बारे में क्यों लोग बातें कर रहे हैं ऐसे, ये वो बहुत मुझे अफेक्ट होता था, बहुत नेगेटिविटी. बट
अब जब मैं थोड़ा मेच्योर हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं उनका रिप्लाई साइलेंस से देती हूँ, मैं जस्ट इग्नोर करती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनकी ओपिनियंस जो है मेरे बारे में वो उनकी रियलिटी है, मेरी रियलिटी नहीं है. सो आई रियली डोंट गिव अ डैम, टू बी ऑनेस्ट. सो आपको क्यों लगता है कि रूमर्स लोग क्यों फैलाते हैं? क्या वो कोई जेलेसी होती है या उनको बिना बात का गॉसिप चाहिए होता है? डेफिनेटली जेलसी, इनसिक्योरिटी, वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वो किसी को भी देखेंगे, बंदा वही ट्रैवल कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ अगर उनको नहीं भी पता तो कहानियाँ बनाएंगे, और जो मेरे को नहीं भी जानता तो वो भी 10 बातें मेरे बारे में करेंगे. तो मैं बोलती हूँ कर लो यार, मेरा क्या जा रहा है, आई एम जस्ट एंजॉइंग माई लाइफ एंड यू आर सिटिंग एट होम टॉकिंग अबाउट मी, मेकिंग मी योर हॉट टॉपिक. सो आई डोंट माइंड. सो आपने अब लोगों के ओपिनियंस को अपनी सेल्फ वर्थ से कैसे अलग किया? मतलब लोगों को सोचने नहीं दिया कि जो वो सोच रहे हैं वो रियलिटी नहीं है? एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि मेरी सेल्फ वर्थ मुझे पता है, वो लोग क्या बोल रहे हैं वो उनकी रियलिटी है. आई डोंट गिव अ डैम कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ओपिनियंस मेरी सेल्फ वर्थ बिल्कुल डिसाइड नहीं करते हैं. मुझे पता है व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. सो या ऐसे माहौल में बहुत टॉक्सिसिटी हो जाती है एंड लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, नेगेटिविटी भी आ जाती है. तो दीपिका क्या करती है अपने आप को काम रखने के लिए? मैं पार्टी करती हूँ, मैं अच्छे अच्छे गाने सुनती हूँ, मैं अच्छा खाना खाती हूँ, बिकॉज मैं ऑर्डर करती हूँ. अगर मेरा मूड ऑफ है ना, तो मैं बस स्विगी या जोमेटो खोलूँगी और कुछ बढ़िया ऑर्डर करूँगी और अपना दिमाग कहीं और लगाती हूँ. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ या कुछ. क्यों अफेक्ट करूँ अपने आप को यार मैं लोगों की बातों से, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे जो बोलना है बोलो, वो आप लोगों की रियलिटी है, मेरी नहीं. और लोगों का काम है यार बोलना, लोग तो बोलेंगे. लोगों का काम है कहना, और जिनमें कोई बात होती है उन्हीं की बात होती है. सो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. सो आज दीपिका उन गर्ल्स को आप क्या सजेस्ट करोगे जो इन सेम चीज़ों से गुजर रही हैं? जैसे कई बार टॉन्ट्स है, बहुत और चीज़ें भी होती हैं, तो आप उनको क्या क्या सजेस्ट करोगे कि वो डिप्रेशन से बचें? मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि ऐसे टॉन्ट्स और ऐसे जो भी नेगेटिव चीज़ें आप सुनते हो, आप प्लीज़ उसे इग्नोर करो, बिल्कुल भी दिल पे मत लगाओ, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है. उन गर्ल्स को मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव सुनते हो ना, तो कन्फ्रंट मत करो बिल्कुल भी जाके, आप बस इग्नोर करो, उनको ब्लॉक करो अपनी लाइफ से. एंड जस्ट बी योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर ग्रोथ, फोकस ऑन योर ब्यूटी. अपने ऊपर अपनी लाइफ पे फोकस करो, बिकॉज आज लोगों के ओपिनियंस हर बार चेंज होते हैं. कभी आपके लिए बोलेंगे, कभी मेरे लिए बोलेंगे, कभी किसी और के लिए बोलेंगे. तो उनका काम है कहना यार, वेले लोग हैं, कुछ करने को है नहीं, तो क्या करेंगे? यही तो करेंगे, लोगों के बारे में बोलेंगे. क्योंकि अगर जो बंदा खुद अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने में बिजी होगा ना, तो वो ये सब हरकतें कभी नहीं करेगा. लाइफ की प्रॉब्लम्स ना कभी कभी पहाड़ जैसी लगने लग जाती हैं. लोग आपस में बात नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. हम एक फेक कल्चर में जी रहे हैं. तो अभी जैसे जब आपसे मेरी बात हुई तो हमें पता लगा कि आपके एक बहुत डियर फ्रेंड ने अभी सुसाइड कर लिया. Yeah. सो क्या वो कोई डिप्रेशन में थी या क्या था? यस. तो जब मैं उसके घर गई, सो आई गॉट टू नो दैट शी वॉज इन टू डिप्रेशन. एंड बट अब उसके घर वालों ने मतलब काफ़ी टाइम से वो ठीक भी हो रही थी. आउट ऑफ नो वेयर पता नहीं उसको क्या हुआ और उसने क्या किया, बट मुझे यही लगता है कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो प्लीज़ आप लोगों से छुपाओ मत, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करो. इट्स ओके टू आस्क हेल्प, it's okay to seek help, it's okay to share your feelings, because at one point of time we were really close. तो मुझे ये डाइजेस्ट भी नहीं कि इतनी, बिकॉज शी वॉज फुल ऑफ लाइफ. वो अभी स्टोरीज़ और पोस्ट वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मली करी थी. अभी लिटरली 1 महीने पहले मुझे उसका मैसेज आया था कि दीपिका मुझे ना डॉग ने बाइट किया है, कि तू मुझे बता मैं क्या करूँ. तो मैंने उसको बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ से एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवा एंड यू विल बी फाइन. तो वो बंदी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डॉग बाइट से जो डरती थी, तो हाउ कैन शी टेक हर ओन लाइफ. मतलब मुझे उसकी यही चीज़ समझ नहीं आई. या तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे कर रही थी, या तो वो अंदर से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग स्माइल करते हैं ना, वो उनकी स्माइल नहीं होती, या तो वो एक सर्वाइवल होता है. तो ऐसे लोगों को मैं बस इतना बोलूँगी कि प्लीज़ इट्स ओके, डोंट फील शाय, डोंट फील एनीथिंग, इट्स ओके टू आस्क एंड सीक हेल्प. एंड अगर मेरे भी कोई फ्रेंड्स है जिनकी मेरे से बात नहीं भी होती है, तो मैं उनको भी बोलूँगी अगर तुम्हारे माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत करना, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे. सो जैसे आपने बताया कि वो पोस्ट भी कर रही थी, सोशल मीडिया पे स्टोरीज भी डाल रही थी, सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट लगता है. क्या रियलिटी में ये सब कुछ परफेक्ट होता है?
आई डोंट थिंक सो, बिकॉज रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है. मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो बहुत सैड होते हैं, बट वो दुनिया को ऐसे दिखाएंगे कि भाई हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा मज़े कोई नहीं मार रहा. जो जितना डिप्रेशन में होता है ना आजकल, लोग उतना उसको एक्सकेप करने के लिए पार्टीज चले जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं और वो दुनिया को दिखाएंगे लाइक या आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ. बट ये मुझे ऐसी रियलिटी नहीं लगती. और नॉट जस्ट दिस, कितने लोग हैं कि उनकी लाइफ कुछ और है, लेकिन वो फ्लेक्सिंग ऐसे करते हैं कि पता नहीं उनकी लाइफ तो क्या ही है भाई, वो ही है जो है. So you are a content creator. So I want to ask you कि आप भी रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ डालते हैं, तो क्या वो कोई प्रेशर है सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना जिसके लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है? कोई प्रेशर नहीं है. ये पहली बात तो आई डू ऑल दिस आउट ऑफ माई ओन विल, ठीक है. बट हाँ, जब अगर कोई ब्रांड्स कोलैबोरेशन होता है तब एक प्रेशर लगता है कि हाँ नहीं यार, उनको टाइमली कंटेंट देना है, तो उस टाइम बस एक प्रेशर वाली चीज़ है. जबकि वो भी यार ब्रांड्स कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे कमाएंगे और कैसे करेंगे, है ना. तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन में. बाकी अगर मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ तो वो मैं अपनी फ्री विल से डाल रही हूँ. अगर मुझे कुछ दिखाना है या मुझे कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ बतानी है तो वो उसके लिए मुझे कोई ऐसा प्रेशर फील नहीं होता, वो मैं अपनी खुशी से कर रही होती हूँ. जैसे आपने बताया ब्रांड कोलैबोरेशंस करती हैं, तो ब्रांड कोलैबोरेशंस करने के लिए आपको एक क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है या जो क्लाइंट कह रहा है वो ही करना पड़ता है सिर्फ आपको? ऐसा नहीं है, कभी कभार होता है कि वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हमें कंटेंट चाहिए. कभी मतलब इट्स मिक्स ऑफ बोथ, कि कभी कभार वो बोलते हैं आपको डू वट एवर यू लाइक, जैसे आपको ठीक लगे वैसा करो. और कभी कभार वो प्रॉपर स्क्रिप्ट भी देते हैं, आपको बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट को ऐसे आपको बोलना है, ऐसे ऐसे इसके बारे में ये चीज़ें आपको मतलब हाईलाइट करनी है. तो इट्स लाइक बोथ वेज. तो बहुत सारी ब्रांड कोलैबोरेशंस और रील्स के बाद ना बहुत ट्रोलिंग भी हो जाती है. डेफिनेटली. कई बारी ट्रोल्स होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आप कैसे डील करते हो? ब्लॉक करना पसंद करते हो या इग्नोर करना, या क्या बेटर लगता है आपको? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आती है. अगर मतलब कुछ भी तुम फ़नी डाल रहे हो, या अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ कोई कंटेंट डाल रही हूँ तो उसमें जैसे मुझे बोलेंगे ओ शी इज़ अ गोल्ड डिगर, मनी पावर, इतना और इतना इतना गलत इतना कुछ बोलते हैं ना. तो पहले जब स्टार्टिंग में इतना आता था ना, तो पहले ना मेरे को बहुत इफेक्ट करता था एंड मैं एक एक बंदे को ना ब्लॉक कर रही होती थी. बट देन उसके बाद मुझे जेडी ने बोला कि यार कि नेगेटिव पीआर इज ऑल्सो पीआर, कि करने दे उनको नेगेटिविटी. हो सकता है अभी आप मेरी रील डालोगे इस पॉडकास्ट की, उसके नीचे भी 10 के कहते हैं नेगेटिव लोग आ जाएंगे कमेंट करने, बट मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया ना. अब लोग वेले बैठे हैं, कुछ तो करेंगे, अच्छा बोल नहीं सकते, नेगेटिव ही बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे. और ठीक है ना, हम फेमस हो रहे हैं, हमें तो और काम मिल रहा है, तो हमारे लिए तो अच्छा है. बी इट नेगेटिव कमेंट्स और बी इट पॉजिटिव, बहुत अच्छा है. जो मर्जी करो, जो मन कर रहा है करो. आई थिंक नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी. क्या इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में दोस्ती सच में होती है या सब कंपटीशन के पीछे छुपी हुई राइवलरी है, या क्या है? सो ऐसा नहीं है, दोस्त भी आपके होते हैं एंड आई एम श्योर राइवलरी वाली चीज़ें भी होती हैं. बट आई फील ब्लेस्ड, मैं उन चीज़ों से ना बहुत आगे निकल चुकी हूँ. मतलब आई एम जस्ट हैप्पी विद माई फैमिली एंड माई हस्बैंड. मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो फ्रेंड्स चाहिए, इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स चाहिए अपने साथ, या मैं बस अपने काम पे ध्यान देती हूँ, दैट्स इट. सो आप काफ़ी ट्रैवल करते रहते हो, है ना? और आजकल एक अलग तरीके का ट्रेंड चल गया है जो सिर्फ फेक लग्जरी जिसको हम बोल सकते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, हमने सुना है कि ट्रैवल कर रहे हैं इकोनॉमी क्लास में और फोटोज़ डाल रहे हैं बिजनेस क्लास की. फेक बैग्स के पीछे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, सारे नहीं मतलब काफ़ी लोग. तो उस पर आप क्या सोचते हो? क्या ये सच सही है, ये प्रेशर है, या ये क्या चीज़ है? यार जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, मुझे तो सीरियस लगता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं. ठीक है, एक फ़ोटो डाल देंगे बस बिजनेस क्लास की. अरे अगर बिजनेस क्लास में बैठ रहे हो तो अपनी भी डालो ना साथ में यार, क्यों तुम फेक कर रहे हो? उसी से ही पता चल जाता है वो चीज़ तो. क्योंकि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर बिजनेस क्लास में बैठ रहा है तो वो डेफिनेटली अपनी तो ज़रूर डालेगा. ऐसे नहीं कि सिर्फ एक फ़ोटो डाल दी, और ऐसे तो डेफिनेटली नहीं करेगा. और अगर बात रही फेक बैग्स एंड ऑल की, आई नो सो मैनी गर्ल्स जो कि फेक बैग्स यूज़ करती हैं, और वो क्लियरली पता चल जाता है यार. क्योंकि तुम आज तक एम्पोरियो नहीं गए हो, तुम आज तक दुबई मॉल नहीं गए हो, और तुम ब्रांड्स की फ़ोटोज़ डाल रहे हो, तो उससे तो क्लियर मतलब
वो पता चल जाता है। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, वो क्लियरली दिख जाता है लोगों को कि व्हाट इज़ फेक एंड व्हाट इज़ रियल। और यही नहीं, मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि लड़कियां क्या कर रही हैं आजकल, दूसरी लग्जरी इन्फ्लुएंसर्स की पिक्चर्स लेके, उनकी ट्रैवल की पिक्चर्स लेके अपनी फ़ोटोज़ AI जनरेटेड अपनी डाल देती हैं, तो ऐसा लगे कि वो मालदीव्स गई है, वो स्की कर रही है, या वो कहीं गई है। मतलब उससे क्लियरली पता चल जाता है कि हाउ फेक इट इज़। मतलब AI सबके सपने पूरे कर हाँ, रहा है। आजकल AI सबके सपने पूरे कर रहा है। मैं तो बस ये बोलूँगी, बस जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ, लोगों को वो ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको एक चीज बदलनी हो सोशल मीडिया पे, वो क्या होगी? आई थिंक आई वुड से कि ये जो बैड कमेंट्स करते हैं ना लोगों को, क्योंकि मैं नहीं बट काफ़ी लोग बहुत अफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, तो सोशल मीडिया को ना ये बैड कमेंट्स, ये टॉक्सिसिटी, ये सब चीज़ें ना ख़त्म कर देनी चाहिए। जस्ट बी पॉजिटिव। उनके कमेंट्स ऐसे जो टाइप भी कर रहा हो ना, वो बंदा खुद ब्लॉक हो जाए। मतलब इंस्टाग्राम उनको खुद ब्लॉक कर दे, ये देखे कि ये बंदा गलत कमेंट कर रहा है किसी पे या कुछ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बस लोग पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं। ये चीज़ चाहती हूँ मैं कि ये सोशल मीडिया से टॉक्सिसिटी बिल्कुल, नेगेटिविटी हट जाए। बहुत ही उच्च विचार हैं दीपिका के, तो हम Thank सबसे you. रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को फॉलो करें, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। डेफिनेटली, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। ग्रेट, तो फिर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन कहाँ जाने की कर रहे हो आप? आई बिलीव इन नज़र ऑल्सो। उसका कोई टोटका होगा, फिर इतना कंटेंट डालते हो, आई थिंक आपको नज़र तो नहीं लगती होगी कभी भी। नहीं, ऐसा नहीं है यार, नज़र बहुत बार लग भी जाती है, वो मैं नहीं बताती हूँ कि डेफिनेटली अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ और आती मैं बीमार हो गई हूँ, तो वो मैं नहीं दिखाती कि मुझे नज़र लगी है। बट हाँ, डेफिनेटली मैं आती हूँ। मैं जैसे अभी हम न्यूयॉर्क से आए थे ना, तो मेरी मम्मा ने मेरे और मेरे हस्बैंड की शी वाज लाइक कि पूजा कि नज़र उतारते हैं तुम्हारी, कि तुम इतना घूम के आई, ये वो, तो थोड़ा बहुत मैं नज़र में बिलीव करती हूँ। सो जैसे हमने देखा आपके प्रोफाइल पे भी और आपने बताया भी कि यू लव ट्रैवलिंग। सो ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को एक अलग देश में जाना है, तो कैसे प्लान करता है, कौन प्लान करता है ये सारी आइटनरी की? आपकी स्टोरीज इतनी अच्छी होती हैं, आपकी रील्स इतनी अच्छी होती हैं, आप हर कॉर्नर को कवर करते हो बाहर जाके, चाहे आप वो यूरोप गए हो, चाहे आप वो US गए हो, ये कैसे करते हो? जैसे कि मैंने बताया, मेरे और मेरे हस्बैंड को घूमने का बहुत शौक है। मुझे भी बचपन से शौक है और उसको भी, ठीक है। एंड वी आर लाइक माइंडेड। हम जब रिलेशनशिप में भी थे, लाइक व्हेन वी आर नॉट मैरिड, तो तब भी हमने इतनी जगह एक्सप्लोर करी है, बाली, थाईलैंड, कोफांगन, ऐसे ऐसे आइलैंड्स। और हम दोनों को इसके साथ साथ फेस्टिवल्स का बहुत शौक है। लाइक वी बोथ आर म्यूज़िक लवर्स, तो हमें फेस्टिवल्स जाते हैं ना, तो हमें ना दिल्ली में पार्टी करने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम बाहर पार्टी करें, ठीक है। 3 लाख रुपए की यहाँ पे टेबल लेने से अच्छा है कि हम बाहर जाके 3 लाख में कंट्री घूमें, तो वो हमें ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कर करके ऑब्वियसली बंदा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये सारी की सारी हम किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू नहीं करते हैं। ऑल्सो माई हस्बैंड इज़ इनटू ट्रैवल बिजनेस ऑल्सो, तो वो ही ये सारी चीज़ें प्लान करता है, हमारी आइटनरी कि किस दिन किस टाइम कहाँ जाना है, कैसे करना है। एंड हम मेक श्योर करते हैं, हम कहीं भी जैसे जाते हैं ना, तो वी मेक श्योर कि उस जगह पे हम कोई फेस्टिवल या कोई अच्छी पार्टी ज़रूर अटेंड करें, ताकि वो हमारी ट्रिप की एक हाईलाइट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमें यूएस जाना था, तो हमने मेक श्योर किया कि हम अल्ट्रा मियामी भी जाएंगे, एंड देन वी वेंट टू न्यूयॉर्क, और वहाँ हमने टूरिस्टी चीज़ें करी हैं। तो ऐसे होता है, सब कुछ प्री प्लान मेरे हस्बैंड ही करते हैं। सो कितना सेफ होता है? जैसे आप पेरिस गए, यूरोप के अंदर आजकल सुनने में बहुत सारे केसेस आते हैं, तो आप कैसे प्रिकॉशंस लेते हो, क्या होता है, कैसे सेव करते हैं इन चीज़ों को? प्रिकॉशंस तो यही लेते हैं कि जब हम जैसे ट्रैवल करते हैं, तो हम अपने रूम जब चेक इन करते हैं, तो अपना सामान हम लॉकर में रख के हम कम चीज़ों के साथ बाहर निकलते हैं। एंड वी स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, पता है कि क्या क्या होता है, तो थोड़ा उस टाइम हम अलर्ट रहते हैं, और चीज़ों को हम कम कैरी करते हैं, फालतू चीज़ें, एक्स्ट्रा कैश या पासपोर्ट्स, ये सब चीज़ें हम नहीं कैरी करते। तो बस यही 2-3 अब चीज़ें तक की जो कौन सी डेस्टिनेशन आपकी बेस्ट रही है, कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? स्विट्ज़रलैंड मेरा फेवरेट है, और विद इन 6 मंथ्स में 2 बार स्विट्ज़रलैंड हुआ हूँ। हम जब अपनी एनिवर्सरी ट्रिप पे गए थे, तब हम इंटरलाकन गए थे, एंड लिटरली हमें कोई भी व्यू आ रहा था ना, मैं ऐसे लग रहा था ये हाउ कैन दिस बी सो रियल, हमारे मुंह से बार बार ना ये निकल रहा था कि वाओ वाओ, मतलब। और फिर हमें पता था कि नेक्स्ट हमारी ट्रिप स्विट्ज़रलैंड में, मतलब यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, तो हम रिपीट फ्यूचर में करेंगे ही करेंगे। एंड
बाय चांस की बात है, अभी एक सेंट मॉरिट्स इन स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल था, तो हमने सोचा कि फिर चलते हैं स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि हमारा मन नहीं भरा था उस 3-4 दिन के लिए गए थे तब हमारा मन नहीं भरा। तो इस बार हम पूरी तसल्ली करके आए हैं। वी वेंट टू स्टार, वी वेंट टू सेंट मॉरिट्स, वी वेंट टू ज़्यूरिख, तो इस बार अच्छे से तसल्ली करके आए हैं। तो स्विट्ज़रलैंड इज़ माई फेवरेट डेस्टिनेशन। सो आप अभी नॉर्वे भी होकर आए एंड आपने नॉर्दर्न लाइट्स को बहुत अच्छे से कवर भी किया, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, कैसा लगता है वो? इट वॉज अनरियल, मतलब इतना मैजिकल और इतना सरियल लगा ना, क्योंकि ऐसी चीज़ तुम कैसे देख सकते हो, मतलब वो अनबिलीवेबल सी चीज़ थी कि तुम ग्रीन लाइट्स देख रहे हो स्काई में, और जो चीज़ें तुम सिर्फ सुनते थे या मूवीज़ में देखते थे, और वो सब कुछ जब ऐसे रियलिटी होती है ना, तो बड़ा ना तुम डिसबिलीव में होते हो। बट इट वॉज सरियल एंड आई फील ग्रेटफुल कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। आजकल लोग सोलो भी ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, क्या दीपिका पसंद करती है सोलो ट्रैवलिंग? नेवर। जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं, अपने इंडिया से बाहर जाते हैं, फूड का एक बहुत बड़ा इशू आता है, खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए। सो दीपिका कैसे मैनेज करती है अपने फूड को जब वो इंडियन फूड को मिस करती है? मैं डेफिनेटली आई लव इंडियन फूड। बाहर जाके रियलाइज़ होता है कि यार घर का खाना खाना है, और बाहर जाके ना तुम्हें अलग ही दाल चावल और राजमा चावल की भूख होती है। तो हम क्या करते हैं, वो हल्दीराम्स के ना बॉक्सेस आते हैं, तो हम वो हमेशा कैरी करते हैं अपनी ट्रिप्स पे। देन वी कैरी ऑल दोज कप्पा नूडल्स, ताकि क्योंकि बाहर ना बहुत ब्लैंड टेस्ट होता है। पिज़्ज़ा, तुम कितने दिनों के लिए पिज़्ज़ा खा लोगे? अब हम 15 डेज़ की ट्रिप पे जा रहे हैं, रोज़ पिज़्ज़ा खा के नहीं रह सकते ना, सर्वाइव कर सकते। तो हम अपने साथ यही हल्दीराम्स के बॉक्सेस लेके जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं गाइस, ज़रूर लेके जाना। और मैंने अपने यूट्यूब ब्लॉग्स में भी बोला है कि बहुत टेस्टी भी होते हैं और काफ़ी इजी टू कैरी भी होते हैं। अपने बैग्स में तुम इजीली डाल के लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जाके तुम मसाला इतना मिस करते हो ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कप्पा नूडल्स, वाई नूडल्स, मैगी नूडल्स, ये सब हम कैरी करते ही हैं। तो इनसे फिर ये जब ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं पिज्ज़ा एंड बर्गर्स और इन सब चीज़ों में। या हम मिक्स कर रहे होते हैं कि एक टाइम पे पिज्ज़ा एंड ऑल खा लिया और फिर उसके बाद ये मसाला वाला खा लिया। तो हम ऐसे मतलब मिक्स करके खाना खाते हैं, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा बड़े फूडी, हम खाने के बिना मतलब रह ही नहीं सकते। तो ये चीज़ तो हम करते हैं। सो अब आपको सबको ये भी बता दें कि दीपिका एक बनिया फैमिली से पंजाबी फैमिली में गई है, तो कितना डिफिकल्ट होता है वो पंजाबियों में तो सुबह सुबह उठ के आलू के परांठे ये सब चलता है, तो कैसे मैनेज करते हो उन चीज़ों को बाहर जाके जब आप अपने ट्रैवल पे होते हो? सो यस, के कहते हैं हम पराठे भी लेके जाते हैं अपने साथ। वो भी एक आती है चीज़ जिसमें ना तुम पराठे माइक्रो करो, और हम कर्ड बाहर से ही ले लेते हैं उधर ही किसी ग्रोसरी स्टोर से। तो वो हम यही कर रहे थे, यही खाया हमने। आपके हस्बैंड प्योर हार्टेडली पंजाबी पर्सन है? यस, ही इज़ अ प्योर पंजाबी, और उसको आलू के परांठे और कोई भी स्टफ परांठा उसको इतना पसंद है ना, और उसको मेरे हाथ के खाना तो इतना पसंद है। वो अगर मम्मा बना रही होती है तो वो बोलता है कि दीपिका बनाएगी। तो ही इज़ अ परांठा लवर, हार्डकोर। ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, बनिया एंड पंजाबी, इंटरकास्ट मैरिज, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं हुई? मैं बनिया फैमिली से हूँ, बट मेरी फैमिली में कुछ ना ऐसे बनिया कंजर्वेटिव वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलती हैं, ठीक है। एंड ही इज़ फ्रॉम अ सिख फैमिली, बट ही इज़ कट सर्ट, ठीक है। एंड जब मेरी मम्मा को तो पता ही था जेडी के बारे में हमेशा से, तो उनको जब मैंने उनकी फैमिली के बारे में था, तो शी वाज लाइक कि ठीक है यार, अपनी मर्जी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें बता देना, हम शादी करा देंगे, तुम अपनी चॉइस बता देना। फिर जब मैं उस फैमिली में गई, मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी रिलीजियस चैलेंजेस होंगे या बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट मेरी मदर इन लॉ ने बहुत इंश्योर किया कि अगर हमारे मंदिर में वाहेगुरु जी की फ़ोटो है, तो साथ में उन्होंने माता रानी की भी फ़ोटो लगाई है। हम क्या कहते हैं, जन्माष्टमी भी क्या कहते हैं मनाते हैं हम। हमने सुना आपकी शादी भी 2 बार हुई है। एक बार, गाइस गलत मत लेना, 2 बार का मतलब एक बार बनिया ट्रेडिशन से और एक बार पंजाबी ट्रेडिशन से। वो कैसे था, क्या था, बताओगे आप? सो जब घर वालों ने शादी डिसाइड की, तो ऑब्वियसली मुझे बीइंग अ हिंदू गर्ल, मुझे 7 फेरे लेने थे, मुझे प्रॉपर हिंदू रिचुअल में करना था। एंड जेडी की फैमिली को गुरुद्वारे वाले लावाज करवाने थे, तो हमने सेम डे पे सुबह सुबह गुरुद्वारा वेडिंग करी है विद लावा और पूरे सिख ट्रेडिशन के साथ। एंड देन रात को उसी दिन हमने प्रॉपर वेडिंग की है, जिसमें हमने हिंदू वेदी की है। तो ऐसे मेरी 2 शादियाँ हैं, बट एक ही बंदे के साथ। अभी जो ये यूएस ईरान वॉर चल रहा था, तो उस टाइम आई थिंक आप दुबई थे,
तो Yes. कितना डिफिकल्ट हो गया था वो एकदम से दुबई से आप इंडिया भी आ गए निकलना, इज इट पॉसिबल, कैसे हुआ था वो सब बताओ। सो येस यू आर राइट, बट हम जो वहाँ से आए हैं वो हम कोई डर के या भाग के नहीं आए हैं, हमारा आना ऑलरेडी प्लान था, हमारी टिकट्स बुक थी बाय गॉड्स ग्रेस कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि जिस दिन हम मतलब रात को हम इंडिया लैंड करे हैं एंड सुबह हमने देखा है कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड, मतलब उस टाइम पे वी फेल सो लकी कि यार ये क्या हुआ, वरना तो हम फंस जाते। और मतलब वो लास्ट नॉर्मल डे था जिस दिन हम इंडिया आए वापस। यूएस ईरान की फाइट चल रही थी और आप यूएस घूम रहे थे, कैसा था वो फीलिंग, मतलब मजा आ रहा था वहाँ पे, कुछ सब नॉर्मल लग रहा था? वहाँ पे सब नॉर्मल था, मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था ऐसा कुछ है। इनफैक्ट जिस दिन मैं मियामी पहुंचे हैं हम, तो उस दिन ट्रम्प तो मियामी भी आए हैं वहाँ पे। मुलाकात हुई फिर आपकी? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं है, बट ऑब्वियसली आई वुड लव टू मीट हिम वन डे। तो पूरा, और हमें अल्ट्रा मियामी फेस्टिवल अटेंड करने जाना था, तो वहाँ पे हमें जो 1 घंटा लगना था वो हमें 5 घंटे लगे, बस ये हमें प्रॉब्लम हुई। वो भी इसलिए क्योंकि ट्रम्प था, तो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, पूरे गेट्स और रोड्स क्लोज कर दिए थे। बाकी वॉर के चक्कर में ऐसा कुछ सीन नहीं था। उसके बाद हम न्यूयॉर्क भी गए हैं, वहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल था। तो यूएस तो चिल कर रहा है। काफी सीरियस बातें हुई दीपिका के साथ, अब दीपिका के साथ कुछ थोड़ा सा कॉमेडी और कुछ फन पे आते हैं। डेफिनेटली। लेट्स गेट रेडी फॉर आवर रैपिड फायर राउंड दीपिका। इसमें Done. आपको बिना सोचे समझे फटाफट आंसर देने हैं। सो रेडी। मॉर्निंग चाय या कोल्ड कॉफी? मॉर्निंग चाय, आई एम अ चाय लवर। थेरेपी सेशन या शॉपिंग थेरेपी? ओह, शॉपिंग थेरेपी। मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू सीक्रेटली हैव? यार मुझे ना पासवर्ड याद नहीं होते, बट मुझे गाने के लिरिक्स 10 साल पुराने भी याद होंगे। ये है मेरा यूजलेस टैलेंट। 3 AM कॉल आप किस फ्रेंड को करती हो? 3 AM फ्रेंड, वैसे तो मैं अपने हस्बैंड को ही करूँगी अगर वो नहीं होगा आसपास तो, लेकिन अगर मेरी है तो मेरी एक बचपन की फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड आशना, मैं उसी को ही करूँगी, मुझे पता है शी विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। वन सेलिब्रिटी यू वुड लव टू ट्रैवल? आई थिंक काइली जेनर। अ मूवी यू कैन वॉच एनी टाइम? कभी खुशी कभी गम। इफ नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, व्हाट करियर वुड यू पिक? देन यही मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग में ही होती। अभी तो जैसे आई एम लर्निंग, तब मैं अभी तक मैं प्रॉपर अगर 5 साल पहले से स्टार्ट करती तो मैं अभी बहुत बड़ी ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बन चुकी होती। फनीएस्ट रीजन समवन एवर गिव फॉर ब्रेकअप? आई डोंट थिंक मेरे को किसी ने फनीएस्ट रीज़न दिया, डेफिनेटली मैंने ही दिया होगा किसी को, बट क्या दिया होगा, यही यार कि घर वाले नहीं मानेंगे। यही होता है। मोस्ट यूज्ड इमोजी इन योर चैट? दैट क्राइंग वन। अगर मैं हंस रही होती हूँ, मैं खुश होती हूँ, मैं तब भी वो क्राइंग वाला। अगर मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ तब भी वो क्राइंग। अगर मैं शॉक्ड हूँ वो तब भी वो क्राइंग वाला, या मैं रो रही होती हूँ एक्चुअल में तब भी वो क्राइंग। तो वही क्राइंग वाला मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वन सुपरस्टिशन यू सीक्रेटली बिलीव इन? दिस सेम, नज़र इज़ रियल। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? जन्नत, मैं उसको कभी भी देख सकती हूँ। दैट्स माय जन्नत जैसी सीन रियलिटी में भी हुआ आपके साथ? डेफिनेटली हुआ है। 100% हुए होंगे। 100% हुए। मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज ही ऐसा फिल्मी तरीके से किया था गोवा में व्हेन वी गॉट मैरिड। अगर मतलब आपका इंस्टाग्राम देखें तो वो पूरा फिल्मी लगता है। जब आप लोग स्विट्जरलैंड हो तो वो दिलवाले दुल्हनिया चल रही है, तो इट्स अ फुल, पूरा लगता है कि मूवी वाला सीन ही चलता है आपकी मुझे लाइफ ऐसे में। ही लाइफ चाहिए, वैसे बॉलीवुड ऐसा लगे कि लोगों को कि एक मूवी चल रही है और उसकी हीरोइन दीपिका है। आइडियल वीकेंड मूड, पीसफुल रिट्रीट और लाइवली ब्रंच विद फ्रेंड्स? पीसफुल रिट्रीट। एक सॉन्ग ऐसा जो आप बार बार प्ले करती हैं जब आपका मूड थोड़ा लो होता है? तो शाहरुख खान का गाना ना, चांद तारे तोड़ लाऊं, दैट वन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड्स बोलते हैं बस कर पगली, रुलाएगी क्या? कितनी इमोशनल हो जाती हैं आप? आई एम एन इमोशनल पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई सामने वाला भी रो रहा होता तो मुझे रोना आ जाता है, मैं इतनी इमोशनल हूँ। थैंक यू सो मच दीपिका। उन सब लड़कियों के लिए ये स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है जो शादी के बाद अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, तो आप उन लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं उन गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि शादी एक डी एंड नहीं होता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको आपका शादी करके करियर ख़त्म हो जाएगा। जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी वेरी वेरी सेलेक्टिव कि आप किसको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में एंड आपके करियर में। जस्ट बी योर सेल्फ, मैनिफेस्ट करो एंड डू योर वर्क, नेगेटिविटी से दूर रहो एंड जस्ट बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच दीपिका, आपकी स्टोरी, आपका विजन देखकर मजा आ गया। इट्स रेयर टू फाइंड समवन हु बैलेंस सो मेनी पैशंस सो ग्रेसफुली। थैंक यू सो मच दीपिका। इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट
I would like to suggest you all, please go and watch this. Subscribe us for the more good and inspiring stories. Thank you.